to prove that या फाइंड वेदर, यह था ना जैसे हमने सॉल्व किया उसे वैसे ही करना है। विच वॉज प्रूव दैट 1/√b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c, 1/√c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a एंड 1/√a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b आर इन एपी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि दीज नंबर्स आर इन एपी विच इज गिवन टू अस, दैट मीन्स b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, जो कि बन जाता है 2b इक्वल्स टू a प्लस c। दोनों में से कोई भी रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए। And to prove these are in AP, so the given numbers, the required numbers are in AP if, तो यहाँ पे if डबल एफ से चलता है, इफ एंड इफ ओनली, मतलब इसका मतलब होता है कि सो इफ रूट सी प्लस रूट ए माइनस 1/√b प्लस रूट सी, तो जो कर रहे थे वो सही करना है, बस इसको साथ साथ लेके चलना है हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसका मेथड यही होता है कि इसको इकट्ठा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर हमने ये इफ हर एक स्टेप में लिखना होगा। ठीक है, सो रूट बी प्लस रूट सी, कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, ये मेथड जो होता है ना, ये बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है, ये रेशियोज में यूज करते थे हम लोग, मतलब किया जाता है। सो तभी आपको करवाया नहीं गया है, पर अगर कुछ ऐसा कभी दिख जाता है क्वेश्चन, सो दिस इज यू हाउ यू नीड टू डू इट। तो यहां से रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट सी प्लस रूट ए। तो यहां से ये ए और ए कैंसिल हो गया, यहां से सी और सी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इफ में आ जाएगा रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए, और यहां डिनोमिनेटर में है रूट सी प्लस रूट ए रूट बी प्लस रूट सी, और यहां पर रूट सी माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट ए। डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होता है क्योंकि प्लस की टर्म्स है, स्क्वायर रूट में गिवन है, तो हमें होगा कि हाँ द नंबर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब द सम ऑफ टू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सी प्लस ए स्क्वायर रूट में जो सम है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, कंसिडरिंग हम ये लेके चलते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए से, और यहां से स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी से। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो विल इट बी बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये इफ लगाना है, इक्वल्स टू यहां से सी माइनस बी आ गया ना। तो यहां लिखते हैं विच इज ट्रू, कि जो हमने फाइनल निकाला, अगर ये सही है, ये फाइनल रिजल्ट आया ना सिंप्लीफाई करके, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। सो हेंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं आपको बोलूं 17 × 13 कितना होता है, तो जैसे मर्जी आपने मल्टीप्लाई करके, इफ यू गिव मी द राइट आंसर, ठीक है, मैंने आपसे पूछा 17 × 13 कितना होता है, तो आप मुझे राइट आंसर दे दो, क्या होगा आंसर बताओ, बोलो। इफ आई से मल्टीप्लाई 17 and 13, what will be the right answer? 200 है ना। अब किसी ने इसे ओरली किया, किसी ने लिखा, किसी ने 17 × 13 10 + 3 लिख दिया, आंसर इज 221। इफ आई से आंसर इज 221, देन मैं मानती हूं ना कि आपने जो मल्टीप्लाई किया वो सही किया होगा, आपके ऊपर के सारे स्टेप सही होंगे मल्टीप्लाई के। बात समझ में आई? वही चीज है कि अगर आपने लास्ट वाला आंसर सही निकाल लिया, कि जो जो चीज निकाली वो ट्रू है, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज गिवन समथिंग एज ट्रू, दैट मीन्स इससे प्रीवियस सारे स्टेप्स जो हैं वो ट्रू ही होंगे। हेंस द गिवन नंबर्स आर इन एपी। दिस इज हाउ वी प्रूव, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एक हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम
एग्जाम्पलर जो हमें करना है इसे लिख लो। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, विच आई वांट कि हम लोग सॉल्व कर ले उसको। हो गया तो। आज स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करवा दूंगी आपको। हो गया, लिख लिया। हाँ जी, ऑनलाइन। सब ऑनलाइन क्यों आज वैसे, है ना? और रस्य एंड कृष्ण ऑनलाइन क्यों बेटा? मैं सो क्योंकि, रही थी अभी। हाँ। मैं सो रही थी अभी अच्छा। उठी। अच्छा, और जैसे तुम क्यों हो? सेम। हाँ। मैं सो गया था। अच्छा, और कृष्ण? मैम स्कूल से आके हेडेक हो गया थोड़ा। नहीं, तुम लोगों में से कोई ट्रिप पे नहीं गया? केवीएम के बाकी दिया इज ऑन अ स्कूल ट्रिप, तो तुम में से कोई और ट्रिप पे नहीं है? हाँ। नो मैम। क्यों? ट्रिप तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। दे आर लाइक, आई थिंक मैंने पूछा था उसके मम्मा से, तो शी सेड दैट दे आर मूविंग ऑल, ट्रैवलिंग टू ऑल आईआईटीज, आई मीन ऐसा कुछ है क्या है? मैम एक आईआईटी लेके जाएंगे शायद, कौन सी? दिल्ली में भी। दिल्ली? मैम आईएम्स लेके जाना था उन्होंने। हाँ। आईएम्स लेके जाना। आए? मैम आईएम्स लेके जाना था वो। एम्स? अच्छा, एम्स एंड आईआईटीज ना, दिल्ली में जो होंगे कॉलेजेस। 10 दिन का ट्रिप है फिर? वेरी गुड। ट्रिप पे तो वैसे जाना चाहिए। अच्छा, नहीं गए, पढ़ो। 10th में आके नहीं जाते वैसे तो, सीरियसली। 10th में है, 11th या 12th में, बिकॉज ये आपके करियर फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं। 10th में यू नीड अ हाई स्कोर, ऑब्वियसली, ताकि आपकी मनपसंद आपको स्ट्रीम मिल जाए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट। एंड 11th 12th में अगर आप कॉम्पिटिशन्स देखो, कॉमर्स के बाद में कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं। अगर आपको कि हम आर्ट्स ले रहे हैं, अगर लॉ करना है, ये सब करना है, हर एक चीज में आगे कॉम्पिटिशन आएगा, ठीक है? सो जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। 11th में दैट वाज, आई वाज टोल्ड कि अगर ऑब्वियसली इफ यू लाइक स्किप, अगर मेडिकल और जेई में हो मेनली, तो इफ यू स्किप अ डे ऑफ योर लाइक स्टडीज, एक दिन मिस करते हो, तो आप ये मानो कि 2-3 हजार बच्चा आपसे आगे आ गया रैंक। तो 2 साल तो ऑब्वियसली, तो सब तब ट्रिप्स वगैरह सब भूल जाना, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? और इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये भी एपी दिया हुआ है। एंड देर आर क्वेश्चंस इन जेई मेंस एडवांस, तो डायरेक्टली 10th वाली बुक होती है कि 10th आपको कोई एडवांस टॉपिक नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कि बस देखा और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो 1+3+5 अप टू n टर्म्स, 2+5+8 अप टू 8 टर्म्स। यहाँ पे जो रेशियो दी हुई है वो 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, चलो करो। तो इसमें क्या लगाना चाहिए ऊपर? 1+3+5 दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज सम ऑफ एपी अप टू n टर्म्स। कितनी हमें नहीं पता, तो सम ऑफ एपी निकालना है। यहां पर भी 2, 5, 8, 8 टर्म्स का सम निकालना है।
क्लियर है इतना? वैसे ना एपी पे रहा है कि एपी की केस स्टडी पेपर में आती है, तो थोड़ा सा ढंग से करके जाना है। एक मैं केस स्टडी और करवाना चाहूंगी इस पर। समझ में आ गया इनकी वैल्यू 30? एवरीवन हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखो। The sum of first n terms of an AP, लिखो, the sum of first n terms of an AP whose first term is 8 and common difference is 20 is equal to sum of first two n terms of another AP whose first term is minus 30 and common difference is 8. Find n. इसके बाद हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो केस स्टडी एक करवानी है, ये आई थिंक बोर्ड्स में भी आई हुई है, प्लस तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ दो एपीज दी हुई है ना। एक एपी में फर्स्ट टर्म 8 दी है, कॉमन डिफरेंस 20, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। दूसरी में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ टू एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म माइनस 30, कॉमन डिफरेंस 8। तो इक्वेशन ही फॉर्म करनी है आपको, दो सम के फॉर्मूलाज लगाने हैं। लगा लिए? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? n/2 16 प्लस n-1 इंटू 20, यही किया है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा? 2n/2 -60
प्लस 2n-1 इंटू 8, बस इतना किया ना हमने, राइट। अब तो सॉल्विंग ही है, फिर यहां से ये कैंसिल हो गया, बस n को कैंसिल जल्दी मत करना बिकॉज ऑब्वियसली n इज नॉट इक्वल टू 0, पर फिर भी n को कैंसिल नहीं करते, ठीक है। तो ये आ जाएगा n 16 प्लस 20n-20, तो यहां से 2n माइनस 60 प्लस 16n-8, तो अब यहां से मैंने इसको किया 20n² -4n, और यहां से मेरे पास आ जाएगा 32n² -134, 68 हुआ, 136 -136n, है ना। अब इनको इकट्ठा लेकर आ जाना कॉमन में, तो इसको हम करेंगे 32n² -20n² -136n प्लस 4n इक्वल टू 0। So this is 12n² -132n equal to 0, 12n कॉमन ले लिया, n -11। ये जो टेक्निक है ये इंश्योर करेगी कि एक भी नंबर नहीं घटेगा टेक्निक में, मतलब ये नहीं होगा कि अब कोई कहे कि n नहीं, n को कैंसिल कैसे कर दिया, या लिखना जरूरी है कि n इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा हो तो आपने उसमें गो बाय टेक्निकल मेथड, जहां पर आपको किसी भी स्टेप में कोई गलत मार्क ना कर सके, क्योंकि मुझे नहीं पता रिवैल्यूएशन के लिए कितने बच्चे जाते हैं, वो आधा एक नंबर कम हो ना तो उसमें रिवैल्यूएशन नहीं करते हो कि नहीं नहीं नंबर कम ही ना हो जाए, है ना। प्लीज सी इट अकॉर्डिंगली, एंड ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, एंड प्लीज चेकिंग इवन इफ यू वांट योर आंसर शीट्स, वो भी कॉस्ट कोई बहुत कम नहीं रखी हुई उन्होंने, 500 पर पेपर रखा है, एंड फॉर एवरी रिव्यू क्वेश्चन इज लाइक 100 रुपीज पर क्वेश्चन, जो भी रिव्यू डालते हो आप, ठीक है। तो 12n 0 हो गया, और n -11 0, तो दिस इज रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई है हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू आ जाएगी 11। चलो ना अपनी बुक निकालो, बुक में से स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है हमने। हेलो, ठीक है, इनकी वैल्यू 11 आ गई। चलो बच्चों बुक निकालो, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगी, हो सकता है कि कल मैं आपका क्लास टेस्ट ओरल वाला ही ले लूं, ठीक है ना, मतलब क्लास में क्वेश्चंस करवाऊं, आप लोग सॉल्व करो, बस मैं आपको आपके क्वेश्चंस को चेक कर रही हूँ, क्लास में ही चेक कर दूं, ठीक है। तो वो टेस्ट लेंगे बिकॉज बच्चे नहीं आ रहे हैं या बाकी बच्चे हैं, तो आई सी अकॉर्डिंगली, आंसर शीट तो आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा, पर उसे एज अ क्लास टेस्ट ही ले लूंगी। यहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बड़ा मजा आता है। एंड दैट इज वन टेक्निक विच आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम माई कॉलेज, कि सीरियसली अगर ऐसे बोर्ड से करवाओ ना, वो पूरी पूरी जिंदगी याद रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत होती है। नोटबुक पे सॉल्व करना, और सबके सामने सब देख रहे हो, और बोर्ड पे सॉल्व करना, सीरियसली मैथ्स से अमाउंट ऑफ, मतलब अगर कुछ समझ ना आ रहा हो ना, दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5.3 का। तो बच्चों कल ऑनलाइन मत आना, ठीक है, कुछ भी हो ऑफलाइन आ जाना, एक टेस्ट रखेंगे, काफी देर हो गई लिया भी नहीं है हमने टेस्ट, तो जिसमें टेस्ट शीट तो मिलेगी, पर क्लास में चेक कर दूंगी। आपकी हॉलीडेज भी हो सकता है कि आपकी साइंस वाली मैम के साथ ही मैच कर जाए, ठीक है, 21 के बाद ही छुट्टी हो शायद, पक्का नहीं अभी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो अभी जो हॉलीडे मैंने क्या था ना, 11th to 20th होगा, तो शायद ना हो वो हॉलीडे। चलो, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। जो हमारी पेनल्टी है वो है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। तो आप लिखोगे पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, अगर हमें क्वेश्चन 5 मार्क्स में ला गया और हमें लिखना है, तो लिखेंगे पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे इज इक्वल टू ₹200, पेनल्टी फॉर द
second day is equal to rupees 250. Penalty for the third day is equal to rupees 300. ऐसे लिखकर फिर ये नंबर्स लिख देना, ठीक है? So these numbers form an AP in which first term is 200, common difference is 50. समझ में आ गया? अब बस इतना निकालना है। यहां पर समझने वाली चीज क्या है कि आपको टर्म निकालनी है या सम निकालना है। तो मान लो अगर एक दिन उसने डिले किया तो उसको फाइन कितना पे करना है? 200। अगर 2 days डिले किया है, डिले इज फॉर 2 days, सो व्हाट इज द फाइन? 250 और 450। सेकेंड डे की पेनल्टी कितनी है? 250। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? 200। तो वैसे भी अगर 200 ही पेनल्टी पर डे लगाकर चलेंगे तो आप सेकेंड डे का 400 ही करोगे ना। बात समझ में आई? अगर आप पेनल्टी पर डे भी करके चलते हो कि हर एक दिन की पेनल्टी जो है वो 200 है, तो इसका मतलब 200 पर डे हुआ। तो अब इसने 200 पर डे ना करके क्या कहा कि नहीं नहीं, आप जितना डिले करते रहोगे उतनी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो 200 for the first day, 250 for the second day. That means if the contract is delayed for like 2 days, the penalty will be 200 plus 250. तो आपको 450 फाइन देना होगा। अगर 3 दिन की पेनल्टी है तो बच्चों 300 रुपीज में और ऐड कर दो तो 750 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज फॉर 3 days। समझ में आ रहा है? थर्ड डे और 3 days में, right? Now the question says how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. So delay in work is of 30 days. So here n is 30 और हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? टर्म का या सम का? तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a plus n-1 इंटू d। तो हमें Sn निकालना है जिसमें n की वैल्यू 30 है। सो वी नीड टू फाइंड S30 विच इज 30/2, 2 into a which is 200 plus 30 minus 1 into 50। So total penalty for 30 days will be 27,750। 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एज इट इज 3 मार्क्स में, पेपर में, फाइनल्स में, बोर्ड एग्जाम्स में कहीं भी आ सकता है, या ऐसी केस स्टडी भी बन के आ सकती है। इसमें जरूरी चीज क्या है ना, लास्ट लाइन जो है और इसका आंसर जो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। उसकी वजह से होता है कि 1 या 1.5 नंबर कट जाएगा किसी ना किसी बच्चे का। अगर 10 बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कोई एक तो गलत करेगा ही। गलत इन द सेंस इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं लिख कर आएगा। क्लियर हो गया? नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 16 which says a sum of rupees 700, तो 700 रुपए है, is to be distributed as 7 cash prizes। तो आपने प्राइस देना है और 7 कैश प्राइज देने हैं to students of a school for their overall academic performance। If each price is 20 less than its preceding price, हर एक प्राइस जो है वो 20 लेस है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो 7 प्राइजेस है, ठीक है, और हर एक प्राइस 20 से लेस है, मतलब 20 लेस है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। सो लेट द फर्स्ट प्राइस, लेट द फर्स्ट प्राइस मनी बी रुपीज x, ए भी ले सकते हो। तो आप बता सकते हो सेकेंड प्राइस मनी क्या हो जाएगी? x, x -20। टोटल 700 रुपए देने हैं तो 680 कहां से दे दोगे, है ना? हाँ,
थर्ड प्राइस मनी क्या हो जाएगा? x माइनस 40 सो ऑन। तो इसका मतलब हमारे पास टर्म्स हैं x माइनस 20, x माइनस 43 हो गया, x माइनस 60 आ जाएगा, सो ऑन। सो दीज टर्म्स आर इन AP with a as x। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज ऑफ -20। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7। और SN आपको दिया हुआ है 700। सो वील हैव 7/2। SN का फॉर्मूला लिख देना यहां पर। आई विल स्टिल एडवाइस कि इससे ही करना, ये नहीं कि ओरली ऐड कर दो। रिफ्रेन करना, बिकॉज इसमें AP हमें स्टेप्स चाहिए। तो कोई हो सकता है टीचर कहे कि नहीं नहीं ऐसे क्यों लिखा है। आई वुड स्टिल एडवाइस, कोई गलत नहीं है कि अगर हम 7 प्राइजेस निकालकर उन्हें ऐड कर दे, 7x माइनस वो करके कर दे, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि इसमें से चलो। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 7, 2x, 7/2, 2x 6 इंटू -120 हो गया, इज इक्वल टू 700। तो यहां से ये 100 आ जाएगा। आई कैन राइट 2x माइनस 120 एज 200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस 320 हो जाएगा, 160। ठीक है। अब गलती बता क्या होती है? उसने लिखा है, देखो लास्ट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमारे पास आ गया 160, 140, 5 प्राइजेस लिखने हैं हमने, 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 एंड देन, और साथ में रुपीज लगाना है। मैंने कहा ना कोई गलती तो इस क्वेश्चन में हो जाती है, और हुई भी हुई है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था तो आपने 7 प्राइजेस लिखने हैं, हर एक के साथ रुपीज लगाना है, और इसको लिखना है देयरफॉर द 7 प्राइजेस आर। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन। इसके बाद 17th क्वेश्चन पर आ जाओ। 18th क्वेश्चन जैसा ना, इस बार ही शायद आपके उसमें आया था बेसिक के पेपर में, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 18, आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 17 AP पर ना हर साल केस स्टडी आती है, इस बार भी शायद AP की केस स्टडी हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class, पढ़ो साथ साथ, each section of each class will plant will be same as the class। जितने ट्रीज, जितनी क्लास है ना, नंबर क्लास का नंबर है उतना ही हम ट्रीज प्लांट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। मतलब अगर आप लोग 10th क्लास में हो और आपके स्कूल में ये कैंपेन चल रही हो, तो हाउ मेनी ट्रीज वी हैव टू प्लांट? 10। समझ में आ गया? अ सेक्शन एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। देयर वर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ठीक है। तो एक सेक्शन को एक ट्री, जितने मर्जी बच्चे हो उस क्लास में, एक सेक्शन को एक ट्री प्लांट करना है। तो अगर क्लास 1 है तो इनके नंबर ऑफ ट्रीज कितने दिए होंगे हमें? 1। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन फॉर क्लास 1, नंबर ऑफ ट्रीज planted by 1 section will be equal to 1, and number of trees planted by 3 sections of class 1 कितने हो जाएंगे? एक सेक्शन में एक, तो 3 सेक्शंस हैं, तो यहां पर उनको 3 ट्रीज लेकर आने हैं। ऐसे ही फॉर क्लास
टू नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस, कितना हो जाएगा? 2 ट्रीज उन्हें प्लांट करने हैं और 3 सेक्शंस हैं, 6 आ जाएगा। फॉर क्लास 3, number of trees planted by the 3 sections will be 3 into 3, 9. So now I have 3, 6, 9, so on. These numbers are in AP. First term 3, common difference 3, and number of terms कितनी है इसमें? How many sections are there? 12. How many classes are there? 12. तो फर्स्ट से स्टार्ट करके 12 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12. वी नीड टू फाइंड SN. समझ में आ गया बेटा सबको? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ना ऐसे ही बदनाम है कि मुश्किल होती है, मुश्किल नहीं है। इसमें एपी भी, मतलब पढ़कर एपी खुद फॉर्म करनी है। चलो लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये वाली केस स्टडी एज केस स्टडी बोर्ड्स में अभी 25 में बेसिक के पेपर में आई थी। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम। अच्छा, इसमें ना जितना टेक्निकली सोचोगे ना कि कैसे स्पाइरल बना, सेंटर क्या है, जो डायग्राम नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर इसके पीछे जाओगे ना कि ए बी है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो लगे रहोगे। इसको सिर्फ थ्योरेटिकली समझो, उसके बाद सोचना। एक स्पाइरल बनाया है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स के साथ। स्पाइरल क्या होता है? सर्कल मूविंग है ना, स्पाइरल। तो उसने कहा कि देखो, उसने बनाया ना विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिंग एट ए एंड बी। तो पहले सेंटर ए लेकर ना आपने एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, ये सेंटर ए है। फिर अब यहां से अगर मूव करना है ना, तो आपने सेंटर बी दे दिया, तो वो बी पॉइंट उसने यहां पर रख लिया और उसने कहा कि अब हमने स्पाइरल ऐसे बनाया है। अब इसके बाद सेंटर क्या है? हार्डली मैटर्स। आपको रेडियस दी हुई है, आपको क्या कि सेंटर अब कहाँ होगा, मैं इसको ऐसे घुमा के लेके जाऊंगा, अब ये ऐसे होगा, फिर इसके बाद इट विल गो लाइक दिस। सो स्पाइरल इज मूविंग लाइक दिस। सेंटर जो मर्जी हो, हमें रेडियस गिवन है विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई। द फर्स्ट रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। सेकेंड रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। थर्ड रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सो ऑन। ठीक है। तो जो स्पाइरल्स की रेडियाई है वो हमें मेंशन की हुई है। सेंटर जो मर्जी आगे बनते रहे, कि इसके बाद सेंटर कहाँ होगा मुझे नहीं देखना। मुझे इतना पता है कि अगर ये पहली रेडियस थी, ये 0.5 थी, इसके बाद जो रेडियस बनकर आई वो 1 है, उसके बाद 1.5 है। सो एवरी सक्सीडिंग रेडियस इज इंक्रीजिंग बाय 0.5। दिस इज समथिंग विच आई एम वेरी क्लियर अबाउट। तो नेक्स्ट कहते हैं कि ऐसा स्पाइरल जो है ना, इसमें हमने 13 कंसेक्टिव, इसमें हमने बनाए हैं 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। दिस स्पाइरल कंसिस्ट ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। अब निकालना क्या है? निकालने के लिए उसने कहा है टोटल लेंथ, कि जो इसमें वायर यूज की जा रही है उसकी लेंथ बताओ। ये, फिर इसके बाद यहां घुमा रहे हो, फिर इसके बाद इसको ऐसे लेके जा रहे हो, तो इस चीज में हमें निकालना क्या है? अगर मैं ऐसे ये वाली लेंथ निकाल रही हूं तो मुझे क्या निकालना होता है? लेंथ ऑफ वायर, एरिया। लेंथ ऑफ वायर के लिए क्या चाहिए? सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो सरकमफ्रेंस टोटल लेंथ ऑफ वायर, सो दिस विल बी लेंथ ऑफ wire required will be circumference of semicircles in the spiral, है ना? कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13। और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का
फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर बस। अब सेमी सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या फॉर्मूला लगाना होगा? तो पहले वाला जो हमारा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? R1 मतलब हमें करना है πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 so on till πr13. So what is the first radius? 0.5. What is the second radius? 1. What is the third radius? 1.5. अब 13 में तो मुझे पता नहीं है तो छोड़ दिया, 13 टर्म्स है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं निकालने बैठ रही हूँ कि 13th टर्म कौन सी है। आई नो द नंबर ऑफ टर्म्स आर 13। अब क्या करना चाहिए? पाई कॉमन ले लो। पाई कॉमन लिया, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, नंबर ऑफ टर्म्स आर 30। पाई कॉमन लिया, दिस इज एन एपी, सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है with a as 0.5, कॉमन डिफरेंस as 0.5। तो पाई कॉमन लिया, 13/2, 2 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5। और पाई को उसने कहा हुआ 22/7 ले ले, ठीक है? तो पाई को 22/7 भी ले लो और आपके पास टोटल लेंथ कैलकुलेशंस में आ जाए। $143 This is the total length of the wire. एक बार 19th क्वेश्चन पर आ जाओ। ये भी केस स्टडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो है 200। ठीक है, पीसेस ऑफ वुड है लॉग्स, उसने बताई दी हुई है पिक्चर। तो 20 इन द फर्स्ट रो, फॉर बॉटम रो में ना 20 लॉग्स को स्टैक किया गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे R1 में देर आर 20 लॉग्स। ऐसे ही R2 आई तो उसमें उसने रखे 19 लॉग्स। फिर R3 में उसने लगाया 18 लॉग्स एंड सो ऑन। तब तक ये बनाते रहे जब तक हमारे पास 200 नहीं हो गया, राइट? तो कहते हैं कि इन 200 लॉग्स को अरेंज करने के लिए हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज इन द टॉप मोस्ट रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप मोस्ट रो। ठीक है, तो जो प्लेसमेंट है 19 18 सो ऑन, सो दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी in which first term is 20, common difference is -1। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता लेकिन सम ऑफ n टर्म्स शुड बी इक्वल टू 200। क्लियर हो गया इतना? तो अब आप Sn का फॉर्मूला लगा लो।
चलो भी करो सॉल्व इसको। अब यहां से आता है इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट, which is n square minus 41n plus 400 equal to 0. So now this question, इसका ट्रिकी पार्ट, इसके तो पहले फैक्टराइज करो, जो कि समझ में आ जाते हैं, बट हाँ इतने भी इजी फैक्टर्स नहीं है। हाँ जी, क्या फैक्टर्स बने इसके? फोर हंड्रेड के फैक्टर्स करोगे ना जब, और अगर नहीं समझ में आते, मैंने आपको तो फॉर्मूला मेथड लगा लो। हाँ, पर इस केस में ऑनलाइन किसी को समझ में आया फैक्टर्स क्या है? द फैक्टर्स आर 25 एंड 16। समझ में आ गया? तो यहां से n कॉमन लिया, n-25, 16 कॉमन लिया, n-25, n-16, n-25। तो आपने कहा कि n की वैल्यू 16 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। अब ये क्या मतलब हुआ? हम कोई चीज, हम नंबर रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज कुड बी 16, नंबर ऑफ रोज कुड बी 25। तो कुछ याद आ रहा है? ये पहले भी हमने कुछ किया था ऐसा, नंबर दो आए, है ना, कि सम ऑफ n टर्म्स 200 है। तो कौन सी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ले कि 200 सम बन जाए? तो कहता है 16 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, है ना। वहां पर तो चलो किया। यहाँ पे लॉग्स का केस है, प्रैक्टिकली केस है। मतलब 16 तक तुम्हारा 200 का सम बन गया, 16 रोज तुमने बनाई, है ना, और 200 का सम तुम्हारा बन गया। तो 25 का क्या काम? किस आंसर को प्रेफर करोगे? R1, R2, R3, सो अनटिल R16 तक चले, और यहां तक तुम्हारे 200 लॉग्स पूरे हो गए, तो उसके बाद भी तुम प्लेसमेंट करते रहोगे? नहीं ना, है ना। तो 25 क्यों आया? क्योंकि आफ्टर 16, इसका मतलब S16 इज इक्वल टू S25। सो A1 से लेकर A16 का सम इज सेम एज A1 से लेकर A25 तक का सम। तो जिसमें A16 और A17 टर्म अगर सेम होगी, कट जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू A17 प्लस A25। ये तो रीजन है डबल आंसर का, लेकिन वो सिचुएशन थी नंबर्स की, ये है प्रैक्टिकली। 16th रो पर आकर तुमने लॉग्स प्लेस सारे कर दिए, तुम्हें 200 लॉग्स तुम्हारे पास है ही नहीं। अब तुम क्या इमेजिनरी लेकर आओगे कि नहीं नहीं हमने दो और लगा दिए, इसके बाद दो और लगा दिए, फिर जो लगाया वापस कर लो, राइट। इसका मतलब ये है कि A17 से A25 कुछ टर्म्स प्लस में है, कुछ टर्म्स माइनस में है। मान लो मैं A16 निकालती, 16th रो टॉप मोस्ट रो में कितने लॉन्ग्स है वही निकालने हैं ना। तो A16 निकाला हमने, क्या आ गया A16 में? फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस 15 इंटू -1, यही करोगे। A16 निकाला ना हमने, तो A15 हमारे टॉप मोस्ट रो में कितने लॉन्ग्स आ गए? 5। ठीक है ना। वैसे भी अगर आप 16/2 इंटू 20 +5 करते हो तो तुम्हारे पास 200 लॉग्स आ जाते हैं, है ना। मतलब हमने सबसे टॉप मोस्ट रो में 16th रो, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो। अब हमारे नंबर ऑफ लॉग्स खत्म हो गए, 200 लॉग्स हमारे पूरे यूज हो गए।
अब आप इसके बाद कहते हो कि नहीं नहीं, अब तो हम R17 में लगाएंगे 4 लॉग्स, और नहीं है तो कहीं से बस सोच लो कि हमने लगा दिए। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, राइट। जस्ट सी दिस प्रोसेस। R7 में तुमने 4 लगाए, 17 में, 18 में यू से कि इमेजिन वी प्लेस 3, देन 19 में वी से इमेजिन यू प्लेस 2, R20 में 1, एंड R21 में नो लॉग, 0 ही आएगा ना। फिर R22 में -1, R23 में -2, 24 में -3, एंड 25 में -4, सो दैट द लॉग्स कैंसल आउट। ऐसा होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ रोज आर 16, नॉट 25, because once we've placed those 200 logs, by 16th row logs have been placed, so we have left with no logs to be placed further. तो इसमें नंबर ऑफ रोज होंगी 16, एंड टॉप मोस्ट रो में जो कि 16th रो है, नंबर ऑफ लॉग्स होंगे 5। ठीक है, 20th क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट वन, पोटैटो वाला क्वेश्चन है, पोटैटो रेस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट मानकर हमने यहां पर एक बकेट को प्लेस कर दिया, विच इज 5 meters अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो यहां से P1 तक का जो डिस्टेंस है वो 5 meters, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये डिस्टेंस 3 meters का है। सो ऑन करते करते 10 पोटैटोज हमने रखे हुए हैं। ठीक है, कंपेटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां से द कंपेटिटर स्टार्ट्स रनिंग, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, P1 तक पहुंचेगा, पोटैटो को उठाएगा और फिर वापस आके बकेट में डाल। समझ में आ गया? तो द कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल P1, कितना डिस्टेंस रन किया? 5 मीटर, और वापस भी आया। तो 1 पोटैटो टू एंड फ्रो लाने के लिए उसे कितना टाइम, कितना डिस्टेंस रन करना पड़ा? 10। अब वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। अब यहां से द पर्सन विल रन टू द सेकंड पोटैटो। अब कितना डिस्टेंस है? पहले 5, फिर 3, और कितना? 8 meters, और वापस भी कितना ही आना है? फॉर द थर्ड पोटैटो क्या होगा आंसर? 5 + 3 + 3, 11 गया, 11 वापस आया, और यही 10 पोटैटोज तक चलता रहेगा। बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बात को समझो जैसे समझाने को कहा हुआ है। पूरी फिगर बना लो कि पहले P1 तक गया, वापस आया, फिर P2 तक गया, फिर वापस आया, फिर P3, फिर वापस आया, सो ऑन चलता रहेगा। तो एक टाइम में एक पोटैटो अलाउड है, ये नहीं कि सारे उठा के ले आओ फिर वापस जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं वहां से किसी और को शफल कर दिया या कुछ ऐसा है, एक ही रनर भाग रहा है, इस तरह से भाग। ठीक है, so for the first potato distance run is 10 meters to and fro. So this distance is to and fro. समझ में आ गया? मैं डिस्टेंस निकाल रही हूं टू एंड फ्रो क्योंकि लिखा है what is the total distance the competitor has to run. मैं वन डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं निकाल रही। ऐसा करने में टोटल उसे कितना भागना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला टू एंड फ्रो का। तो पहला 10, फिर 16 meters, फिर 22 meters, और ऐसा 10 टाइम 10 टाइम्स उसे करना है। ठीक है, तो दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी with first term 10, common difference 6, number of terms are 10. So we need to find for the 10 potatoes that is run, that he has to pick up and put in the bucket, what is the distance covered. तो यहां से फॉर्मूला लगा लेंगे 10/2, 2 into 10 plus 9 into 6।
370 मीटर। ठीक है, अब सिर्फ इसमें इतना लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर, डिस्टेंस कवर्ड टू रीच 9th potato from starting point। इसको और मुश्किल अगर बनाना है ना, अगर मैं सीबीएसई के हिसाब से चलती हूँ, मुझे इसको और मुश्किल बनाना है ना, तो मैं आपको स्पीड दे दूंगी साथ, व्हाट इज द टाइम टेकन, या इतना टाइम टेकन ना, व्हाट इज द स्पीड। दो कंपेटिटर्स दे दूंगी, दोनों की हमें निकालनी है, हु इज अ बेटर रनर, हु विल विन द रेस। ठीक है, तो उसने देखो टू एंड फ्रो में मैंने आपको क्या करवाया था कि पहले 5 पर प्लेस है, फिर उसके बाद पहला स्टार्टिंग पॉइंट से बकेट जो है ये P1 है, P2 जो था वो 3 है मीटर्स पर, है ना, तो ये 8 आ गया। P3 जो था वो कितने पे आ गया, 11। P4 जो है, डिस्टेंस बढ़ता नहीं जा रहा है, वो आ जाएगा 14, सो ऑन। तो डिस्टेंस कवर टू रीच द 9th पोटेटो, पहले पूछना है, सोचना है कि मैं टू एंड फ्रो मांग रही हूं कि सिर्फ 9 तक पहुंचना है, बताओ। 9 तक पहुंचना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मतलब जो मैं डबल कर रही थी उसको मैं अब हाफ में ही रखूंगी। तो मतलब पहले वो गया 5, फिर गया 8, फिर गया 11, तो इस एपी की मुझे 9th टर्म निकालनी। ठीक है, तो इसमें हम ले लेंगे 5 प्लस 8, कॉमन डिफरेंस 3 का, सो 5 प्लस 11, 16 मीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक वन वन टाइम डिस्टेंस उसका 16 है, अगर टू एंड फ्रो करना होगा तो 32 मीटर्स। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द 9th पोटेटो, तो आप 16 प्लस 16 32, पिकअप एंड ड्रॉप करना है, तो 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। अगर आप उसमें 32 निकाल रहे हो तो आपको हाफ करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। या फिर इसमें लिखेंगे द कंपेटिटर हैज, द रनर हैज फिनिश्ड अप टू पिक्ड अप टू 5 पोटेटोज, उसने 5 पोटेटोज को ड्रॉप भी कर दिया है, हाउ मच मोर ही हैज टू रन। समझ में आ गया, और कितने, तो आपने 5 पोटेटोज तक का डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, माइनस करना है। बात समझ में आ गई। ये केस स्टडीज अगर इस पे बन के आती है एपी पे ना, केस स्टडी बनानी सबसे आसान है और कंफ्यूज करना भी उतना ही आसान है। ठीक है, तो इस पे केस स्टडी बन के आ सकती है। कल आपका टेस्ट है, आपको वर्कशीट तो मिलेगी, पर हो सकता है मैं क्लास में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के आई इंडिविजुअली चेक कर लूँ। ठीक है, तो कल आ जाना।